हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भाषाओं का वर्गीकरण, यानी कि भाषाओं को विभाजित करना और अयोग्यात्मक भाषाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यह पढ़ चुके हैं कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है। ये बाकी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और जब हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 9-10 से पहले भी, तब भी हमें ये स्कूल में ही समझा दिया गया था कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है। हम सब के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि विकास किस प्रकार हुआ। क्या हिंदी पहले से ही विकसित थी? यानी कि सभी के मन में एक क्वेश्चन तो होता ही है कि मतलब इसका विकास पहले हो गया था या पहले से ही ये विकसित थी, या फिर किस प्रकार हुआ। तो आगे पढ़ेंगे हम। हिंदी का विकास निम्न प्रकार हुआ। देखते हैं हिंदी का जो विकास हुआ था कि हिंदी धीरे धीरे कैसे विकसित हुई। तो वो जैसे पहले संस्कृत, फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और फिर अवहट, अवहट के बाद में आई थी हिंदी। इस प्रकार हिंदी विकसित हुई। आगे संस्कृत लगभग 150 ईसा पूर्व भारत में प्रयोग होने लगी थी, और 1000 से 1100 ईसा तक हम हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 150 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक आने में हिंदी को 3500 साल का समय लगा। यानी कि हिंदी को आने में, या हिंदी पूर्ण तरीके से आने में कितना टाइम लगा उसको? 3500 साल, यानी कि 3500 साल। आगे हम पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि हिंदी भाषा के विकास में संस्कृत का योगदान अत्यधिक रहा। हाँ, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, और संस्कृत का वाकई बहुत बड़ा योगदान है हिंदी भाषा को विकसित करने में, यानी हिंदी भाषा के विकास में। ऐसा कहने का कारण क्या है? यानी कि ये जो कहा जाता है कि संस्कृत का योगदान है हिंदी भाषा को विकसित करने में, तो ऐसा इसका ये कहने का कारण क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि जो हिंदी हम प्रयोग करते हैं उसमें कुछ शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं, जिन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, और कुछ शब्द संस्कृत से बदलकर रख दिए गए हैं, जिन शब्दों को तद्भव कहा जाता है। यानी कि जो संस्कृत के कुछ शब्द हैं वो हमारी हिंदी भाषा में ऐसे के ऐसे ही रख दिए हैं जैसे कि वो संस्कृत में थे, और जिन शब्दों को संस्कृत के शब्दों को बदल कर रखा गया है उनको तद्भव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे है, जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य का विकास चिंपैंजी से हुआ। जो गोरिल्ला है वह हमारा सबसे नज़दीकी पूर्वज है। आपने देखा होगा, एसएसटी की बुक पढ़ी होगी, यानी सोशल साइंस 9-10 की बुक में दे रखा है कि पहले वो एकदम भालू की तरह होते थे। गोरिल्ला होता है धीरे धीरे, जैसे कि पैरों से चलना, फिर वो धीरे धीरे विकसित होते होते आज हम एक इंसानों के रूप में हैं। वैसे ही तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गोरिल्ला है वो हमारा सबसे नज़दीकी पूर्वज है। जैसे इसी प्रकार हम भाषा में भी समानता देखते हैं कि क्या समानता है, क्या ऐसी चीज़ है जो इनको आपस में एक दूसरे की समानता प्रकट करती है। उसी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी भाषा में नज़दीकी होती है। इसी के आधार पर हम भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, आगे अब यह भी प्रश्न उठता है कि क्या संस्कृत से पहले भी कोई भाषा थी, संस्कृत से मिलती जुलती थी। यानी कि अभी तक तो था कि हिंदी से पहले कोई भाषा थी, या हिंदी कैसे विकसित हुई, या फिर हिंदी पहले से विकसित थी। लेकिन अब वो क्लियर हो चुकी है। अब आता है कि क्या संस्कृत पहले से ही, संस्कृत भाषा जो है वो पहले से थी, या इससे मिलती जुलती भाषा थी।
तो ये विश्व में लगभग अभी हमने पहले पढ़ा कि विश्व में लगभग 7111 भाषाएं हैं। क्या इन भाषाओं का वर्गीकरण हो सकता है? क्या इन भाषाओं में सामान्यता है? तो चलिए पढ़ते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे संस्कृत में मात्र, जैसे अब ये यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ ये जो बना रखा है, ये इसलिए है कि संस्कृत में क्या बोला जाता है, ग्रीक में क्या है, अंग्रेजी में क्या है। तो जैसे संस्कृत में मात्र, और ग्रीक भाषा में बोला जाता है मैटर, अंग्रेजी में बोला जाता है मदर, और जर्मन में बोला जाता है मटर, हिंदी में बोला जाता है माँ। यानी कि जो शब्द बोले जा रहे हैं किसके लिए बोले जा रहे हैं? माँ के लिए। ठीक है, संस्कृत में क्या हो गया? मात्र हो गया, और ग्रीक में क्या हो गया? मैटर हो गया, अंग्रेजी में मदर, और जर्मन में मटर हो गया, और हिंदी में माँ। हम सभी अपनी मम्मी को माँ बोलते हैं। इन सभी का अर्थ माँ ही है। इस प्रकार देखा गया है कि सभी व्यक्ति अलग अलग जलवायु में रहते थे तथा अलग अलग मुंह की संरचना होती, इसी कारण ध्वनियों में अंतर आ गया। ये भी ठीक है कि सभी के मुंह, सभी अलग अलग जलवायु में रहते हैं, और सभी जो बोलते हैं उनकी सबकी ध्वनियाँ भी अलग होती हैं। तो आगे आते हैं, हमें इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन भाषाओं का कुछ DNA मूल प्रकृति अर्थ समान होता है, इसी कारण इनका जन्म एक पुरानी आदिम भाषा से हुआ माना जाता है। आगे आता है, आगे हम पढ़ेंगे भाषा का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? भाषा का वर्गीकरण। भाषा का वर्गीकरण, तो आप देख सकते हैं भाषा के वर्गीकरण में एक तरफ आपका आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा है ऐतिहासिक पारिवारिक वर्गीकरण। पढ़ लेते हैं। भाषा के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका आ जाता है आकृति मूलक वर्गीकरण, और दूसरा है ऐतिहासिक पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूल वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण, यह वाक्य की रचना के आधार पर होता है, यानी कि जो भी वाक्य होता है उसके आधार पर होता है। जैसे सांप चूहा खाते हैं, सांप चूहा खाते हैं, चूहा सांप खाता है, राम ने रावण को मारा, रावण ने राम को मारा। इन सभी उदाहरण में हमने देखा कि स्थान परिवर्तन करने पर अर्थ परिवर्तन हो गया। यानी कि जैसे हमने सांप चूहा खाते हैं, ये हो गया यहाँ पे सांप चूहा खाते हैं और चूहा सांप खाते हैं, तो यहाँ का जो अर्थ था, इनका जो मीन निकल रहा था वो चेंज हो गया। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ क्या हो गया कि रावण ने राम को मारा, तो यहाँ इनके जो अर्थ थे वो परिवर्तन हो गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आता है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार हम एक श्लोक लेते हैं, श्लोक यानी कि रावण रामम हतवन, राम रावण हतवन, ये हमारा किसका हो गया? ये संस्कृत का हो गया। इस श्लोक में हमने देखा कि स्थान परिवर्तन करने से अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जिससे हमने पहले पढ़ा था तो उसमें परिवर्तन हुआ लेकिन इसमें नहीं हुआ। आगे आता है ऐतिहासिक पारिवारिक वर्गीकरण, एक पूर्वज भाषा के आधार पर होता है। पूर्वज यानी कि जो हमारे दादी दादा दादा के दादा इस तरीके से जो होते हैं वो पूर्वज। आकृति मूलक वर्गीकरण रूप के आधार वाक्य की संरचना के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? अयोग्यात्मक और दूसरा वियोग्यात्मक। तो पहला आता है आपका योगात्मक भाषाएं, तो इसमें क्या है? पहले नंबर पर आ जाता है आपका अश्लिष्ट योगात्मक, दूसरा है श्लिष्ट योगात्मक, और तीसरे नंबर पर प्रश्लिष्ट योगात्मक। आगे आता है नोटेड, यानी कि जब भी हम कोई भाषा शब्द बनाते हैं, जब भी हम कोई भाषा शब्द बनाते हैं तो उसे दो प्रमुख तत्व होते हैं। तो उसके क्या होते हैं? दो प्रमुख तत्व होते हैं। नंबर एक प्रकृति अर्थ भाव मूलक, यानी कि मूल, यह अर्थ को आधार प्रदान करते हैं।
प्रत्यय रचना, अर्थ में रूप परिवर्तन अथवा अर्थ को स्पष्ट करने वाला अंश होता है। यानी कि ये प्राकृतिक हो गया, अर्थ हो गया, भाव और मूल, ये क्या करते हैं, ये अर्थ को आधार प्रदान करते हैं। और ये प्रत्यय और रचना, ये अर्थ यानी कि रूप परिवर्तन और अर्थ को स्पष्ट करने वाले अंश कहलाते हैं। क्योंकि ये हमने अगर कोई वाक्य लिखा है तो उसको स्पष्ट तरीके से या तो परिवर्तन कर सकते हैं या हमको समझा सकते हैं। जैसे वेद प्लस इक, तो ये क्या हो गया, वैदिक, जैसे उनके संधि विच्छेद होते हैं। आगे आता है अयोग्यात्मक भाषाएं। अयोग्यात्मक भाषाएं इसमें हैं फर्स्ट नंबर पे, इसमें प्राकृतिक प्रत्यय कोई चीज नहीं होती, प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र स्थान या सत्ता होती है। नंबर 3 है कारक विभक्तियां परसर्ग शब्द से अलग होती हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो ये क्या हो गया, राम कर्ता कारक, क्या हो गया, कर्ता कारक, क्योंकि राम ने मारा, और रावण को मारा कर्म कारक, यानी कि राम ने यहाँ क्या किया है, कर्म किया है, कि कर्म कारक, तो रावण को, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। नंबर 4 पे वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 5 में शब्दों का विभाजन व्याकरणिक कोटियों में नहीं होता, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि में नहीं बांट सकते। नंबर 6 है एक ही शब्द स्थान भेद से संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे 7 नंबर पे, समूहवाचक शब्दों से बहुवचन का बोध होता है। यानी कि जो समूहवाचक शब्द होते हैं उनसे क्या होता है, बहुवचन का बोध होता है। नंबर 8 पर है पद कर्म का विशेष महत्व होता है। निम्न उदाहरणों में पद क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाता है। जैसे सीता ने गीता को मारा, तो सीता क्या है, कर्ता है, और गीता क्या है, कर्म है। यहाँ पे गीता ने सीता को मारा, तो सीता कर्म हो गया और गीता कारक हो गया। ठीक है। आता है 9 नंबर पे, अर्थ में सुर भेद होता है, हल्का सुर का अर्थ अलग होता है, तेज सुर का अर्थ अलग होता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तेज बोली जाती हैं और कुछ हल्के बोले जाती हैं। जैसे कि की को ले लो, एक की जैसा अगर उस पर छोटी की मात्रा हो तो उसे क्या बोलेंगे, की, और अगर बड़ी की हो तो की। आगे एक शब्द कई प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है, वह संज्ञा, विशेषण व क्रिया कोई भी हो सकता है। यानी कि जो एक शब्द होता है वो कई तरीके से प्रयोग भी किया जाता है, और वो कोई भी शब्द हो सकता है, वो संज्ञा भी हो सकती है, विशेषण भी होता है और क्रिया भी हो सकती है। जैसे उदाहरण, bring the mail immediately, mail this letter, open the mailbox। यानी कि पहले उदाहरण में मेल संज्ञा है, पहले उदाहरण में क्या है, मेल संज्ञा है, दूसरे उदाहरण में मेल क्या है, क्रिया है, और तीसरे उदाहरण में मेल क्या है, विशेषण है। यानी कि आपका पहला हो गया ब्रिंग द मेल इमीजिएटली, यहाँ पे क्रिया हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। फिर मेल द दिस लेटर, फिर मेल को क्या, यहाँ पे क्या बना दिया, क्या, क्रिया। थर्ड नंबर पे ओपन द मेल बॉक्स, और फिर तीसरे नंबर में क्या बना दिया गया, इसको, मेल को, विशेषण। आगे आता है अयोग्यात्मक भाषाएं कहाँ पर बोली जाती हैं। तो अयोग्यात्मक भाषाएं बोली जाती हैं चीनी में, यानी कि चीन में, और वियतनाम में, और तिब्बत में, बर्मी और स्वामी, थाईलैंड आदि। यानी कि ये वहाँ की भाषाएं हैं, जैसे चीनी, वियतनामी, तिब्बती, बर्मी, स्वामी, यानी कि थाईलैंड में स्वामी की भाषा बोली जाती है, थाईलैंड में। थैंक यू फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें, और मैं हर बार बोलती हूँ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।